Good morning, friends. So, today we are going to start our series of video lectures. As you are very much aware regarding the situation and the circumstances due to COVID-19, we are not able to meet personally, and we are not able to conduct the class physically. So, today we are going to start our chapter number 1 of social science, and the chapter name is Heritage of India. Now, before we proceed further in understanding or in developing our understanding for the entire chapter, let me first introduce you with the topic called heritage. Now, what is called heritage? So, heritage means whatever we receive from our parents, from our ancestors, and from the Mother Nature in the form of gift, and we use them for our personal benefits, and then we preserve them for the time being, and then we pass it on to the next generations to come so that they can use it for themselves. Now, let me make it very simple and very clear to you is that heritage का जो मतलब होता है वो ऐसा होता है कि हमें हमारे ancestors से, हमारे parents से जो भी मिलता है, हमारे parents से और हमारे ancestors से मिलने का मतलब ये होता है कि हमें उनकी तरफ से जो skill, जो knowledge या फिर जो भी इंटेलिजेंस, जो भी हमें इंटेलिजेंस हमें अपने एंसेस्टर्स के थ्रू हमें जो मिलता है और हम उसको प्रिजर्व करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपने आने वाली जनरेशन को जो पास ऑन करते हैं उसको हम कहते हैं हेरिटेज। और उसी तरह से हमें अपने मदर नेचर से, नेचर का मतलब होता है ये कुदरत, तो हमें कुदरत से जो भी गिफ्ट मिलते हैं जिसमें आता है रिवर्स, जिसमें आता है माउंटेन्स, जिसमें आते हैं वेजिटेशंस और everything else means air, water, whatever things, तो जो भी हमें अपने मदर नेचर से जो हमें मिलता है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, और फिर हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके हम अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिटेज। चलो अभी हम ये क्वेश्चन आपके सामने है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन कल्चर। Now this question can be asked you in board exam in 3 marks. The weightage of this question is 3 marks. Before I will explain to you regarding this, the information regarding the Indian culture, let me brief you regarding the things that you have already studied in class 9. देखो, जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इंडियन मैप का आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडियन का जो नॉर्थ पार्ट है, तो नॉर्थ पार्ट में आपने देखा कि इंडियन नॉर्थ बाउंड्री इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन रेंज, और ये जो नॉर्थ बाउंड्री है या फिर जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो इंडिया को प्रोटेक्ट करती है नॉर्थ से और सदर्न साइड में। तो सदर्न में हमने आपको जैसे कि पता है कि ऑल द 3 पार्ट्स, और वी कैन से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द वाटर बाउंड्रीज, और वी कैन से कोस्टल बाउंड्रीज। तो इस तरह से India is the land gifted by the natural boundaries, and this natural boundaries protecting India from all the sides. तो ये तो बात हुई कि India is already endowed country by its natural boundary, already protected by the nature itself, right? और अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हमें समझना है। तो उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि इंडियन कल्चर इज वेरी यूनिक एंड सो एंशिएंट, बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत साल पुराना है, जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया का अगर सबसे एंशिएंट कोई सिविलाइजेशन जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? तो तब से लेकर आज तक इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इन चेंजेस की वजह से ही आज हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही रिच है। चलो एक और चीज हम देखते हैं, इसी क्वेश्चंस के अंदर हमें और कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंक्लूड करने चाहिए। तो उसमें एक पहला पॉइंट ये आएगा कि इंडियन कल्चर इज द ओनली कल्चर दैट हैज रियलाइज्ड अस, और दैट हैज एक्चुअली मेड अस रियलाइजेशन ऑफ 3 थिंग्स। और वो 3 चीजें क्या है? तो वो ये 3 चीजें हैं, सत, चित और है आनंद। तो only and only Indian culture has the power of realization of these 3 things, that is सत, चित and आनंद। यानी सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर में ही ये पोटेंशियल है
कि जो हमें रियलाइज करवाता है इन 3 चीजों से। सत का मतलब होता है ट्रूथ, चित का मतलब होता है नॉलेज, और आनंद का मतलब होता है प्लेजर। यानी सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर में ही ये ताकत है या फिर ये पोटेंशियल है कि हमें इन 3 चीजों से अवगत करवाता है या फिर इंट्रोड्यूस करवाता है। चलो, बिसाइड्स दिस थिंग, what other qualities that the Indian culture possess? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कल्चर का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही पुराना है, और तब से लेकर अब तक बहुत सारे कल्चर ने, ठीक है, बहुत सारे कल्चर जो फॉरेन कल्चर थे वो इंडिया में आए, और इंडिया में आकर वो उन्होंने अपने आप को मिंगल कर दिया इंडियन कल्चर। तो यानी इंडियन कल्चर के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है कि जितने भी फॉरेन कल्चर जो बाहर से आए, उन बाहर के कल्चर्स ने इंडियन कल्चर को अपने अंदर मिक्स कर दिया। यानी कि हम उसको बोल सकते हैं एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। एमलगमेशन का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। यानी कभी भी इंडियन कल्चर ने नैरो माइंडेडनेस नहीं दिखाई है टुवर्ड्स द अदर कल्चर। यानी बाहर से जो भी कल्चर आया, हमने उन सभी कल्चर को एडॉप्ट कर लिया और हमने अपने कल्चर में उन सभी कल्चर को मिंगल होने दिया। तो ये भी एक यूनिक क्वालिटी है इंडियन कल्चर की। और बहुत सी चीजें हैं जिसमें है कि ओनली एंड ओनली इंडियन कल्चर हैज नॉन वायलेंस, पीस एंड हार्मनी। क्योंकि सिंस द एंशिएंट टाइम मैनी डिफरेंट कल्चर्स दे केम टू इंडिया, दे सेटल डाउन, दे इंडियनाइज देमसेल्व्स। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे यूरोपियन कल्चर्स भी आए इंडिया में और उन्होंने अपनी इंप्रेशन इंडिया में छोड़ी। बहुत सारे यूरोपियंस के आने के पहले बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए, ठीक है, इंडिया में, और उन्होंने भी अपने कल्चर की इंप्रेशन इंडिया में छोड़ी। उसी तरह से जिस तरह से यूरोपियंस भी आए और इंडिया में आकर वो सेटल डाउन हुए। और आज देखो, आज हमारा जो पहनावा है वो भी बहुत सारे कल्चर से मिलता जुलता आ रहा है। यानी ये भी हमारे इंडियन कल्चर की एक यूनिक क्वालिटी है कि कभी हमने दूसरे कल्चर्स के लिए क्या है, नैरो माइंडेडनेस ऑब्जर्व नहीं करी। मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड ऑल द अदर फॉरेन कल्चर्स होल हार्टेडली एंड ओपन माइंडेडली। तो नाउ इंडियन कल्चर में ये भी यूनिक क्वालिटी है जिसमें नॉन वायलेंस, पीस एंड हार्मनी। और इन ऑर्डर टू मेक इंडियन कल्चर सो रिच एंड सो प्रॉस्पेरस, मैनी डिफरेंट स्कॉलर्स they have given immense contribution. So different cultures in the sense that religious scholars, thinkers, philosophers, historians, mathematicians, scientists, teachers, so these are the different experts. They have also contributed in order to make Indian culture so rich and so prosperous, right? So this is the end of this question, and that is the Indian culture. So how we can say the Indian culture is so rich and so prosperous and so unique. So these are the different points that we can mention. Among them, we can mention that Indian culture is the only culture that has actually made us realization of Sat, Chit and Anand. Sat means truth, Chit means knowledge, and Anand means pleasure. Now, Indian culture has the only potential of non-violence, peace and harmony. And even we have accepted all the other foreign cultures in order to make the Indian culture so prosperous and so rich. Many different religious scholars, they have also given their immense contribution, right? And Indian culture has never displayed its narrow-mindedness. We have accepted all the other cultures came from the foreign lands. So that's the end of this question. Now let me explain to you the culture. What is culture? So culture means the sum of values, habits, the way of living life, the tradition, the festivals, the language, all those things we can call them culture. Culture means everything. Culture means how we represent ourselves, in front of other culture. That is called culture. So we are winding up our today's session till here, and I'll meet you tomorrow with the next points. Thank you very much.